नमस्कार। इंटरव्यू की श्रृंखला में आज हमारे साथ जो हैं मांडर विधानसभा की विधायक हैं जो कांग्रेस से हैं और शिल्पी नेहा तिर्की इनका नाम है। पहले इनकी पॉलिटिकल कोई रुचि नहीं थी, हालांकि इनके पिताजी जो है जो पॉलिटिक्स से उनका बैकग्राउंड रहा है वो भी विधायक थे, लेकिन अचानक इनको आना पड़ा। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मूक नायक पर। धन्यवाद धन्यवाद। जानना चाहेंगे थोड़ा सा आपके बारे में, कौन है शिल्पी जी और कौन है, हम थोड़ा ऑडियंस को बताना चाहेंगे। बिल्कुल मीना जी, आपके ऑडियंस के लिए मैं संक्षिप्त में अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मैं प्रेजेंटली मांडर विधानसभा झारखंड से विधायक हूँ। 2022 में उपचुनाव हुआ था और उस उपचुनाव में मैं जीत के आई थी। मात्र 2 साल ही होता है। इससे पहले मैं बैंगलोर जैसे शहर में एक कॉर्पोरेट जॉब करती थी। मैंने पढ़ाई लिखाई भी बाहर से ही किया, वहाँ जॉब हासिल किया और लगातार एक ब्रांड मैनेजर के रोल में कार्यरत थी। मगर परिस्थिति ऐसी बनी कि मुझे राजनीति में आना पड़ा और तब से लेके अब तक पूरे समर्पित रूप से जनता के बीच में मैं हूँ। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि तो आपने कैसे सोचा, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है आपके पिता पे कुछ आरोप लगे थे कि आय से ज़्यादा संपत्ति होने के, उसके बाद आप आई उस चुनाव में। तो क्या आपने कभी सोचा था कि एक अच्छे से कॉर्पोरेट ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, अचानक आपको फील्ड पे उतरना पड़ेगा, अचानक आपको पॉलिटिकल जो है फिर उसी पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा जिसमें शायद आपका इंटरेस्ट भी नहीं था? देखिए, बाबा राजनीति में बहुत पहले से थे। वो बैंक में नौकरी करते थे और लगातार उनको समाज सेवा में बहुत रुचि था, जिसके वजह से वो अपनी बैंक की सेवा छोड़ के वो राजनीति में आए और 2005 से लेके अब तक वो बहुत एक्टिव पॉलिटिक्स में है। मुझे लगता था ऐसा कभी ना कभी तो राह मिलेगा, मगर इतना अचानक और इतना जल्दी ये कभी नहीं सोचा था मैंने। मगर ठीक है, चैलेंजेस थे और मुझे लगता है उन चैलेंजेस को एज एन पॉलिटिकल एंट्री जो थी मेरी, उस चैलेंजेस को मैंने अच्छे से सामना किया है उन चीज़ों का। और अब मुझे लगता है मैं इस खेल में भी काफ़ी एक रुचि लेने लगी हूँ, चाहे वो राजनीतिक रहे या समाज सेवा रहे। और आपने जो कहा कि मेरे पिताजी के ऊपर जो आरोप लगे थे वो आय से अधिक का आरोप था, जिसमें 6 लाख रुपए के कारण उनकी सदस्यता चली गई। और खैर, अगर इंटरव्यू में आगे आप मौका दे तो इस पे और चर्चा की जाएगी कि कैसे मात्र 6 लाख रुपए में उनकी सदस्यता बिल्कुल, हम गई। जानना चाहेंगे कि क्या था वो पूरा मामला। देखिए, बाबा सर बंधु तिर्की जो हैं, हमेशा से बहुत मुखरता से झारखंड का आवाज वो रहे हैं, खास करके आदिवासी समाज के लिए। बहुत बार कई सारे ऑफर्स भी इनको मिले, मगर उन सभी को ठुकराते हुए इन्होंने कभी भी अपना जो आइडियोलॉजी था उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और नतीजा ये हुआ कि सीबीआई केस हुआ, आय से अधिक इनकम जो 6 लाख रुपया जिसको घोषित किया गया, जिसमें सीबीआई ने भी इनको क्लीन चिट दिया। मगर फिर एमपी एमएलए कोर्ट में जाके ये एक इशू बनता है, इनको 3 साल की सजा मिलती है। और 3 साल की सजा में जैसे कि किसी भी विधायक आप 5 साल के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, 6 साल के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, उसी का परिणाम ये भुगत रहे हैं। मामला अभी भी सब जुडिशियल है और मुझे लगता है जल्द से जल्द इसमें कुछ न्यायिक फैसला आएगा। तो आपके पिता को जो है बहुत एक्सपीरियंस रहा है पॉलिटिक्स में, तो क्या वो आपको गाइड करते हैं कि बेटा ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, जिस वजह से मेरे साथ ये हुआ, मैं नहीं चाहूंगा बेटी के साथ ऐसा हो या आपके साथ, तो कुछ एहतियात बरतने को आप कहते हैं? देखिए, मुझे एक चीज़ उनका बहुत अच्छा लगता है कि वो मुझे अपने से निर्णय लेने देते हैं काफ़ी चीज़ों के लिए। बहुत सारी चीज़ों में, खास करके जो एडमिनिस्ट्रेटिव तरीका है हमारे क्षेत्र को हैंडल करने का, उन चीज़ों को लेके या अपना जो जजमेंटल डिसीजंस है उनको लेके वो ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करते हैं। सुझाव लगातार उनका बना रहता है और क्योंकि वो गार्जियन हैं और काफ़ी अनुभवी हैं तो उनका सुझाव को भी मैं काफ़ी वेलकम करती हूँ। बट अदरवाइज ऐसा बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस या इंटरवेंशन नहीं रहता है, मैं कहूँगी।
आप बहुत वोकल हैं और मैं देख रही थी कई सारे बयान भी ऐसे दे देते हैं जो दूसरों को बुरे लग जाते हैं। एक बयान था घुसपैठी और बिहार वाला, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे, क्या था वो पूरा? नहीं, मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे बयान तो मेरे नहीं है जिससे लोगों को बुरा लगता है, मगर हाँ एक बयान था रिसेंटली में जिसको मुझे लगता है मीडिया अपने टीआरपी के लिए उसको गलत तरीके से परोसने का, उछालने का काम किया एक आध मीडिया ने। और जो ये बात तूल पकड़ा, देखिए बात ये था उसमें कि डेमोग्राफी चेंज का, अभी आप जानते हैं कि झारखंड में लगातार जो बीजेपी की सरकार है इस मुद्दे को बहुत बड़ा इशू बनाने का प्रयास कर रही है। हमारा ये कहना है कि डेमोग्राफी झारखंड में बदला है, ये कोई 5 साल 10 साल 20 साल का नहीं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो डेमोग्राफी इस झारखंड में जो आदिवासी यहाँ की जो जनसंख्या हुआ करती थी वो कैसे बदल के अब एक पूरा ही शिफ्ट पॉपुलेशन में आ गया है, चाहे वो कल्चर शिफ्ट बोले या सोशल शिफ्ट बोले। और उसका कारण बहुत सारी चीजें हैं, पलायन भी है यहाँ से, यहाँ के जो लोग चाय बगान चले गए, दूसरे राज्य में जाके आज के दिन में काम कर रहे हैं, बहुत सारा कारण है। बाहर से जो लोग आ रहे हैं, चाहे दूसरे राज्य से हो, दूसरे देश से हो, जो इसको जो भी कहा जाए, मगर उन तमाम चीजों को लेके बात नहीं होती है, बात केवल होती है बांग्लादेश घुसपैठ के लिए। तो मुझे लगता है ये गलत है। यहाँ पे अगर आपको डेमोग्राफी चेंज को एड्रेस करना है तो आप उन सभी फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि ये 5वीं अनुसूची राज्य भी है और खास करके गवर्नर जैसे जो संवैधानिक पद में बैठे हुए इंस्टीट्यूशन है, उनको बहुत बड़ा अधिकार होता है ऐसे राज्यों में कि वो लगातार जो पॉपुलेशन चेंज हो रहा है उसको मॉनिटर करे, उसके लिए रिपोर्ट्स भेजे। मैं आपको बतलाना चाहूंगी, जब से झारखंड का गठन हुआ मुझे लगता है मात्र 2 रिपोर्ट 2 गवर्नर्स ने यहाँ से भेजे हैं, और उसमें भी क्या लिखा गया है उसको कभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है। और आज अगर आप देखेंगे तो डेमोग्राफी चेंज जो हो रहा है उसके बारे में जो वृहद चर्चा होना चाहिए वो कोई भी पार्टी नहीं कर रही है, वो कोई नहीं बोल रहा है। हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी में हम लोगों ने एक दो लोगों ने हम लोग ने आवाज उठाया, मगर उसको भी एक गलत मोड़ दे दिया गया, एक गलत ट्विस्ट दे दिया गया, और जो मेन मुद्दा था जिसको मैं आपको बतला रही थी उसको कंप्लीटली डाइल्यूट कर दिया गया। मांडर विधानसभा में शायद पहली बार कांग्रेस जीती थी। देखिए, कांग्रेस का गढ़ रहा है मांडर विधानसभा, इससे पहले करमचंद भगत जी हुए, तो लगातार जीते टाना शायद, मैंने बहुत बहुत 2005 फिर निर्दलीय मेरे पिताजी आए और उसके बाद से उनका दबिश रहा क्षेत्र में, और उसके बाद इट हैज ऑलवेज बीन बंधु तिर्की वर्सेस बीजेपी, हमेशा से यही वहां पे इक्वेशन रहा है। और क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी में आके मैंने चुनाव लड़ा, तो अब ये है कि अब फिर से वो जो मैंडेट था वो कांग्रेस के यहाँ चला गया है। तो अब जब आप चुनाव में कदम आपने रखा, क्योंकि बहुत रिसेंटली आपने चुनाव इसमें पॉलिटिक्स में कदम रखा, तो अब आपके पिता कांग्रेस में ही थे उस समय, तो क्या आपको कभी लगा कि पिता आप इस पार्टी में हो, मुझे ये पार्टी पसंद नहीं, मुझे ये पार्टी पसंद है, तो अगर मैं कभी आऊंगी तो मैं इस पार्टी से जाऊंगी, या इस तरह का कभी दिमाग में आया कि मैं? देखिए, आप बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि हमेशा जो मैंने कहा हमेशा से निर्दलीय बाबा रहे, मगर विचारधारा उनका बहुत कांग्रेस से क्लोज रहा फॉर एवर, शुरू से ही। और यही कारण रहता था जब लोकसभा चुनाव रहता था तो भी मेरे पिताजी का समर्थन, जो वोट का समर्थन रहता था वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो जाता था मांडर विधानसभा क्षेत्र से। और राज्यसभा के लिए भी लगभग 2-3 मेंबर्स जो यहाँ से गए उसमें मेरे पिताजी का भी बहुत बड़ा योगदान था कांग्रेस पार्टी के लिए। तो हमारा जो विचारधारा था लगातार वो हमेशा कांग्रेस से बहुत क्लोज रहा है। इसीलिए जब मैं भी आई तो मुझे बिल्कुल भी कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे जबरदस्ती फोर्सिबली अपने आप को कहीं फिट करना पड़ रहा है, ये कभी नहीं था। इनफैक्ट हम लोग कभी भी अपने आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं थे, ना है। इसीलिए आई थिंक वी आर वेरी वेल वर्स्ड विद कांग्रेस नाउ। आप महिला भी हैं, आप आदिवासी से भी हैं, अगर हम लोग देखें तो आदिवासी कई जगह है ही नहीं, बैन होते हैं, लेकिन आपने कॉर्पोरेट में काम किया है, एक अच्छे पद पे काम किया है, लेकिन डिसीजन मेकिंग में आज भी कई जगह जो है आदिवासी नहीं है, दलित नहीं है। तो जो ये जो फैक्टर है, आप जब कॉर्पोरेट में गई, आपने पढ़ाई की, उस दौरान देखा आपने कि क्या आदिवासी महिला होने के जो चैलेंजेस हैं वो आपने कभी फेस किया? नहीं, मुझे लगता है मेट्रोपॉलिटन सिटीज में खासकर ये प्राइवेट जॉब्स में तो इस तरह का होता है नहीं कि जाति। लेकिन आज तक कोई सीईओ नहीं है ऐसा, नहीं, आप टॉप उसमें देखें तो। मैं बता रही हूँ टॉप, मैं उस बात में आऊंगी, मतलब मैं उस बात में आऊंगी। मुझे कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ
कि मैं किसी से कम हूँ या ऐसा, मुझे लगता है मैंने अपने आप को उस तरह से फील भी नहीं होने दिया, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और जब कभी भी इस तरह से कोई मोमेंट भी आया होगा तो मैंने उसको मुझे लगता है ग्रेसफुली हैंडल किया है। अब रही बात जो डिसीजन मेकिंग की आप बात कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऊंचे पद में दलित, आदिवासी नहीं जा पा रहे हैं कि उनको मौका ही नहीं दिया जाता है। एक पहले से स्टीरियोटाइप्स जो होता है, अगर आज अगर आज आप यहाँ पे आते मेरे पास और आपको कोई बताया हुआ नहीं रहता कि मैं आदिवासी हूँ, तो शायद ये सवाल भी आप मुझसे नहीं करते। मगर ये सवाल आपने इसीलिए किया क्योंकि आपको पहले ही से पता था कि मैं ट्राइबल हूँ। तो एक प्री कंसीव्ड आइडिया जो मैं कह रही हूँ लोगों के दिमाग में होता है कि ये आदिवासी हैं तो इनमें लीडरशिप नहीं रहेगा, ये वहां तक डिसीजन मेकिंग नहीं कर मैं पाएंगे। ये सोचती हूँ कि उनमें लीडरशिप है लेकिन उनको मौका नहीं मिलता हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये प्री कंसीव्ड आइडिया है लोगों का कि लोग हमें आज अगर आप आदिवासी बोलते हैं तो लोग इसको जंगल से ही संबोधित करते हैं। मैं जब बैंगलोर में पढ़ती थी और कभी कदाच जो मैंने कहा कि अगर ऐसा डिस्कशन होता था कि आप किस कास्ट से हैं, आप किस ये से हैं, तो जब मैं बताती थी कि मैं ट्राइबल हूँ और मैं उरांव ट्राइब से हूँ, तो लोगों को ये लगता था कि मगर ट्राइबल तो जंगल में रहते हैं और वो पत्ता पहनते हैं। दिस इज द फर्स्ट नोशन दैट यूज्ड टू कम। तो एक ये है कि हम जैसे लोग, मुझे लगता है, या अब जो झारखंड के भी लोग हैं या और भी ट्राइबल स्टेट है जहाँ के लोग अब पढ़ लिख के बाहर निकल रहे हैं, तो अब मेन स्ट्रीम से जो हम लोग ये हो जा रहे हैं, तो लोगों को भी अब एक समझ बिल्ड करना पड़ेगा कि ट्राइबल्स आर नॉट जस्ट लिमिटेड टू जंगल, उनमें डिसीजन मेकिंग भी है, वो स्टेट को भी रन कर रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो हैं, और लीडरशिप भी है। कल्पना सोरेन जी जो एक महिला होके अभी इतना बड़ा मोर्चा उठाई हुई है पूरे राज्य के लिए, तो मुझे लगता है ये सब चीजें अभी थोड़ा नोशन चेंज हो रहा है, मगर वहां तक पहुंचने में अभी भी समय है। तो जब आप एक महिला के तौर पे फील्ड पे उतरती हैं, तो क्योंकि झारखंड में कुछ ऐसे एरियाज हैं जो बिल्कुल जंगल से भरे हुए हैं, सरांडा की शायद जंगल है वो, है ना, तो उधर भी है, या कहीं ऐसे आप इधर भी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जाती हैं तो कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे, तो कभी लगता है कि एक महिला होने के नाते कहीं कोई कुछ ऐसा दुर्घटना ना हो जाए, कुछ ऐसी घटना ना हो जाए, या आसपास के जो लोग हैं वो ये कहते हों कि अरे महिला है, इतनी रात को आ गई या फील्ड पे आ गई, महिला का काम नहीं है, तो इस तरह के ताने आपको कभी सुनने को मिले? देखिए, अब मतलब हमारा क्षेत्र जो है वो रांची जिला में ही पड़ता है। कभी अब 20 साल पहले, हाँ 20 ओके 20 साल पहले, अब से 25 साल पहले इन क्षेत्र में भी काफी नक्सल प्रभाव हुआ करता था। अब काफी जाके वो सब चीजें कम हुई हैं और मेरे पिताजी को वो चैलेंजेस फेस करना पड़ा। काफी सारे इलाके में वो शाम के समय में नहीं जा पाना, ये सब चीजें थी। मगर अब मेरे वक्त में ये सब चैलेंजेस काफी कम हो गए हैं और सरकार ने भी इसको अच्छे तरीके से हैंडल किया है, तो अब ऐसा समस्या कुछ है नहीं। और रही बात है कि आप चाहे रात हो या दिन हो, मुझे लगता है मैं कहीं भी जाती हूँ तो सबसे ज्यादा जो भागीदारी होता है वो महिलाओं का होता है मेरे सभाओं में। तो कभी ऐसा मुझे महसूस नहीं हुआ कि अनसेफ है या सही नहीं है। इसको मैं अपने क्षेत्र में रिस्ट्रिक्ट करके बता पा रही हूँ, शायद और भी कई सारे इंटरनल जगह हैं, अभी जगह है झारखंड में जहाँ का कह पाना मुश्किल होगा, वहां के विधायक बेहतर बता पाएंगे। हमारे यहाँ पहले ऐसे हुआ करता था, अब काफी सबसाइड हो गया है वो। तो अभी आगे की क्या रणनीति है आपके, आगे के क्या प्लान हैं? चुनाव शुरू ही होने वाले, बहुत समय नहीं रह गया। देखिए मीना जी, मुझे मात्र 2 साल ही मिला और इस 2 साल में क्या था कि आपको क्षेत्र भी समझना है, जनता को समझना है और साथ ही साथ डिलीवर भी करना है। और प्लस मेरे लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट था कि लोगों का एक कहना होता है कि महिला है तो अपने पिताजी के चलते आ तो गई, मगर विरासत में मिली है, मगर वो सस्टेन नहीं कर पाएगी, अपना लकीर नहीं खींच पाएगी बोल के। आप हमारे जैसे महिलाएं किस तरह से रात दिन किसी भी परिस्थिति में हम काम करने के लिए तैयार रहते हैं। तो मुझे एक था कि ये आइडिया को तो मुझे ब्रेक करना है, और अगर मैं ब्रेक कर पाई तो सारे यहाँ की जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए भी एक ये उपलब्धि रहेगा, और मैं हमेशा लोगों के लिए उपलब्ध रही, जिसके कारण आज कम से कम मेरे क्षेत्र में कोई ये नहीं बोल सकता है कि महिला विधायक है तो उन्होंने कम किया है या वो नहीं कर पाई, ये चीज कोई नहीं कह पाएगा। और ये जब मैंने किया तो ये जो स्टीरियोटाइप पूरे समाज के लिए, पूरे महिला के समाज के लिए होता है, उसको मैं ब्रेक कर पाई।
इन 2 सालों में कोई ऐसा काम जिस पे आपको गर्व महसूस हो? मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मैंने शिक्षा के दिशा में काम कर पाया। हमारे, मैं बता रही थी, कांग्रेस पार्टी के करमचंद भगत हुआ करते थे, वो आप विभाजित बिहार के समय में वो शिक्षा मंत्री भी हुआ करते थे। उस समय आप समझ रही हैं, बिहार के वक्त में बहुत कम रिसोर्सेज झारखंड में फ्लो होता था। उस वक्त वो कई सारे कॉलेजेस लेकर आए थे जब शिक्षा मंत्री थे, और संजोग से दो दो कॉलेजेस मेरे क्षेत्र में पड़ता है। तो 40-50 साल पुराना ये कॉलेज है, और आप देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चरली बहुत ही बुरे हाल में है, और जो पॉपुलेशन ओवरलोड हो गया है बच्चों का बहुत अधिक। तो मेरा एक प्रयास था कि कैसे इन दोनों कॉलेजेस को एक्सपैंड किया जाए, और सबसे बड़ा अमाउंट 13 करोड़ और 10 करोड़ का फंड लेकर मैं आई राज्य सरकार से। और इससे क्या होगा, आज केवल मेरे बेड़ो मानव, मतलब मेरे विधानसभा क्षेत्र के नहीं, मगर आसपास के जो दूर दराज के क्षेत्र सटे हुए हैं, वो बच्चे भी इन कॉलेजेस में निर्भर हैं। और नहीं होने के कारण इन बच्चों को रांची जाना पड़ता था, जिस कारण से उनको वहां पे रेंट में घर लेना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा कॉस्ट है, अनसेफ है, बहुत सारी चीजें रहती थी। मगर अब है कि वो घर से अपना आना जाना कर पाएंगे। तो एक्सपेंशन है, और न्यू सब्जेक्ट्स ऐड होने वाले हैं, वोकेशनल कोर्सेज ऐड होने वाले हैं, स्किल्ड कोर्सेज लाइक एमबीए, बीबीए, ये भी ऐड होने वाले हैं, बीएड कोर्सेज ऐड होने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि ये 2 साल में सबसे बड़ा उपलब्धि ये 2 कॉलेजेस मेरे लिए रहे हैं। विधानसभा में जब आपने पहली बार अपनी बात रखी होगी तो कौन सा मुद्दा था इसमें? देखिए, मेरे लिए तो बहुत एक ओवरवेलमिंग फीलिंग था वो, उस समय जब मैं विधानसभा गई, और एक प्रेशर भी रहता है कि आपका ये फर्स्ट मेडन स्पीच है, यादगार रहेगा, पूरे 3 करोड़ जनता देख रही है इस स्पीच को। तो मुझे याद है, मैंने फर्स्ट टाइम जो बोला तो मैंने शुरुआत ही इस बात से किया था कि एक आवाज यहाँ हुआ करता था, जो बहुत बुलंद आवाज था, और जिस आवाज को बहुत लोगों ने पचा नहीं पाए, और आज उस आवाज को दबाने की प्रयास की गई। जी, उस आवाज को दबाने का प्रयास किया गया कुछ ताकतों के द्वारा, और जनता ने जवाब वापस दिया, और लोकतंत्र के मंदिर में मुझे उनके आवाज के माध्यम से भेजा है। एक महिला होने के नाते आप अपने क्षेत्र में क्या काम करना चाहेंगी? देखिए, मैं महिलाओं के लिए विशेष रूप से अभी हमारे क्षेत्र में जेएसएलपीएस जो चलाया जा रहा है, जेएसएलपीएस में महिलाएं बहुत संगठित हो गई हैं, और वो बहुत ज्यादा डिग्री और एजुकेशन तो नहीं है उनके पास, मगर उनके पास मैनेजमेंट स्किल्स अब आ चुका है। जेएसएलपीएस जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होती हैं, समूह होती हैं, उसके माध्यम से। तो मेरा प्रयास लगातार एक रहा है कि इन समूह में जाके उनकी क्या दिक्कतें हैं, उन सभी चीजों को समझूं, और अगर कुछ स्टेट वाइज उनको हेल्प दिया जा सकता है तो वो हेल्प उन तक पहुंचाने का काम करूं। तो काफी सारे लोन की समस्याएं हुई, वो छोटे छोटे दिनचर्या चीजें जो इनको अपना टारगेट मीट करने में हेल्प करे, उन चीजों में मैंने उनका सहायता किया है। और मुझे आने वाले समय में मैं चाहती हूँ कि इन जेएसएलपीएस के ही माध्यम से मैं अधिक से अधिक घर तक, अधिक से अधिक महिलाओं तक स्वरोजगार से उनको मैं जोड़ पाऊं, ये मेरा प्रयास है। पार्लियामेंट में हमेशा मतलब मांग ज्यादातर उठी है, इंडिया अलायंस ने जो है समर्थन दिया था इसका कि पार्लियामेंट में महिलाओं के लिए कोटा होना चाहिए। तो आपको लगता है वो कोटा के अंदर भी एक कोटा होना चाहिए जिसमें दलित आदिवासियों की जो है भागीदारी बनी रहे? नहीं, बिल्कुल। ये तो देखिए, इन्होंने 2000 मुझे लगता है पिछले ही साल 2023 में जो 50% रिजर्वेशन का बिल लाया था इन्होंने, और अभी अभी तक देख लीजिए, ये सब केवल एक नरेटिव था, आज तक इन चीजों में कब कुछ हुआ नहीं है। और आप ठीक बोल रही हैं, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन का जो बात जब आप कर रही हैं, तो निश्चित रूप से ये होना चाहिए। मुझे लगता है कि आदिवासी, दलित, पिछड़ा के लिए एक विद इन द रिजर्वेशन होने से जो वैसी महिलाएं हैं जो उस तबके की आती हैं, वहां से भी प्रतिनिधित्व हो सकता है। इस पे आप क्या कहते हैं, जो अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है SC ST रिजर्वेशन को लेकर, क्रीमी लेयर को अलग करना चाहिए? और क्रीमी लेयर का तो इसमें बात ये लोग करते हैं, मगर मुझे तो समझ में नहीं आता है कि कौन सा क्रीम और कौन सा लेयर के बारे में बात कर रहे हैं। आज आपने अभी जो पूछा कि कॉर्पोरेट में कितने सीईओज हैं जो आदिवासी हैं, तो कौन सा क्रीम है बताइए? कितने जजेस हैं? सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कितने प्रोफेसर्स हैं आज बता दीजिए जो आदिवासी हैं, दलित हैं? आज भी क्या हालत है हम लोगों का, वो हम समझ रहे हैं। जस्ट बिकॉज हमारे पास घर है, जस्ट बिकॉज अगर हमारे पास पॉकेट में पैसा है, इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे डिस्क्रिमिनेशन नहीं फेस करना पड़ता है
है ना। हमारे जैसे कई सारे लोग हैं जिनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है, और डिस्क्रिमिनेशन का चैलेंजेस अपना होता है। खास के गवर्नमेंट जॉब्स में आप अधिकतर देखेंगे गवर्नमेंट शेयर में दैन प्राइवेट, मगर अभी भी एग्जिस्ट करता है। उन चीजों में चर्चा होना चाहिए। और ये कहना कि फर्स्ट जनरेशन ने देख लिया, आप सेकेंड जनरेशन को रिजर्वेशन का जरूरत नहीं है, ये वो लोग बोल रहे हैं जो सदियों सदियों से 300 साल पहले से कुर्सी में बैठते आए हैं और हम लोग जमीन में बैठते रहे हैं। ये वो लोग बोल रहे हैं, तो थोड़ा अजीब लगता है इस बात से। राहुल गांधी से आपकी मुलाकात हुई? बिल्कुल मुलाकात हुई है, और रिसेंटली जो मुलाकात थी वो लगभग 1-1.5 घंटा चली। पिताजी के टाइम पे हुई थी कि आप अपनी बदौलत? नहीं, चुनाव जीतने के बाद तो एक हम लोग फॉर्मल मिलने गए थे, मगर इस बार मुझे कुछ स्पेसिफिक लोगों को बुलाया गया था अक्रॉस इंडिया, और उसमें मैं भी थी। लगभग 8-10 लोग थे उसमें। और एक्सक्यूज मी, मुझे लगता है एक महिला अकेले, झारखंड से अकेले, और एक आदिवासी महिला वहां पे मैं थी, और मुझे लगता है वो डिस्कशन बहुत लंबा रहा। और मीना जी, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि हमेशा ऐसे चलते फिरते में ज्यादा मुलाकात हुआ है, या 2 मिनट्स 3 मिनट्स का फॉर्मल मीट ज्यादा हुआ है। लंबा डिस्कशन ये पहली बार उनके साथ था। पहली बात तो वो एक बहुत ही बेहतरीन लिसनर है, और मुझे लगता है जब आप एक लिसनर रहते हैं तो आपके पास ज्यादा प्रॉब्लम्स का सल्यूशंस भी रहता है, क्योंकि आप उन चीजों को प्रोसेस करके सोच भी रहते हैं। तो बहुत वेरी गुड लिसनर। मुझे लगता है उस 1.5 घंटे के मीटिंग में लगभग 1 घंटा तो वो सुने होंगे केवल, और लास्ट में केवल 20 मिनट 15 मिनट वो अपने बातों को रखे। दूसरी चीज है वो डिस्कशन में ये जो सवाल आपने पूर्व में मेरे से किया कि क्रीमी लेयर और रिजर्वेशन में जो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, या जो ऑर्डर है, उसमें क्या आप कहना चाहिए। तो इस ये बात भी उठा उस दिन बैठक में, और उन्होंने जो चीजों को कहा, मुझे लगता है वो बहुत प्रभावित करने वाली बात है। उन्होंने ये भी कहा कि देश को ये कुछ शक्तियां हैं जो बांटने का काम कर रही हैं, मगर हम लोगों को बांटना चाहिए इसको अमीरी और गरीबी में। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, आप उनके साथ बैठिएगा तो आपको समझ में आएगा कि वो देश भर घूमते हैं, दुनिया भर के लोगों से मिलते हैं और इंटेलेक्ट से मिलते हैं, तो जितने आइडियाज हैं वो उनसे एब्जॉर्ब कर पाते हैं, और उन्होंने अपना एक काफी अच्छा परसेप्शन सारे टॉपिक्स में बनाया हुआ है। आपको नहीं लगता जब डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वो गरीबी और अमीरी के आधार पर नहीं होता, वो जाति के आधार पर होता है? बिल्कुल वही चीज वो कहना चाह रहे थे इस बात से, कि आज केवल जाति के आधार पे या धर्म के आधार पे भेदभाव हो रहा है, मगर असली भेदभाव अगर होना चाहिए तो अमीरी और गरीबी, ये डिफ्रेंसिएशन के बारे में हम लोग क्यों नहीं बात कर रहे। आज जो देश भर का जो इनकम है वो केवल मात्र 2% जनसंख्या के बीच में है, बाकी लोग ऐसे आधा अधूरे में है। उन चीजों के बारे में क्यों नहीं बात होती है। आदिवासी पर बहुत बात करते हैं आजकल राहुल गांधी, और वो कहते हैं कि आरएसएस और बीजेपी उनको वनवासी बनाना चाहती है। आपको क्या लगता है आदिवासी वनवासी किस तरह से अलग है? देखिए, मुझे लगता है रिसर्च में भी ये साबित हुआ है कि आदिवासी लगभग 65,000 साल पुराना है हमारा जो डीएनए रहा है। और अगर ये लोग हम लोगों को आदिवासी बोलने लग जाएंगे, मतलब आदिकाल से बसिंदा यहाँ के बोलने लग जाएंगे, तब इनको ये भी मानना पड़ जाएगा कि जो ट्राइबल्स हैं दे आर द रियल ओनर, मूल निवासी हैं भारत के, और वही यहाँ के ओनर हैं इस देश के। और इस बात को वो कभी स्थापित नहीं होना देना चाहते हैं, और यही कारण है कि जो इंटेलेक्ट ट्राइबल्स हैं उनसे भी ये बहुत डरते हैं, उनसे ये बहस करना ही नहीं चाहते हैं। और जिस तरह से जंगल को काटा जा रहा है, कल को अगर वन नहीं भी रहा तब हम लोग कहाँ के रहेंगे। तब तो इनका यही कहना रह जाएगा, अब तो जंगल नहीं रहा, अब तो वनवासी आप है नहीं, तो आप क्या है, आप नॉर्मल जनरल हैं। यही चीज को स्थापित कर दिया जाएगा। तो ये सब चीजें बहुत बड़ी षड्यंत्र है, इसको हम और आप बेहतर समझते हैं। एक चीज और कहते हैं, आखिरी सवाल रहेगा मेरा, आरक्षण की लिमिटेशन को तोड़ने के लिए कहते हैं राहुल गांधी हमेशा। आपको क्या लगता है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस पे क्या आपकी राय है? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर रिजर्वेशन का लिमिट को तोड़ने की बात किया जा रहा है तो उसमें रिप्रेजेंटेशन के लिए बात की जा रही है ना। रिजर्वेशन मतलब रिप्रेजेंटेशन, और आज आप देखेंगे तो रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम। खास करके यहाँ बहुत सारे जॉब्स में बैकलॉग, अभी जो ये लैटरल एंट्री जो करने का इन लोगों का प्रयास हो रहा था, वो सब क्या चीजें थी। रिजर्वेशन है हमारे पास, मगर तब भी उन रिजर्वेशन में भी हम लोगों को घुसने नहीं दिया जाता है, ये बोल के कि वी डिड नॉट सूटेबल फाउंड,
हाँ नॉट, हाँ एनएसएफ हो गया, नॉट सूटेबल फाउंड, कि मतलब जब जब शिक्षित नहीं थे तब दूसरी बात है, अब पढ़ लिख गए हैं तब भी आप बोलते हैं एनएफएस। तो ये सारी चीजें हैं जिसके कारण रिप्रेजेंटेशन सही नहीं हो पा रहा है रिजर्वेशन होने के बाद भी। और यही कारण है कि मुझे लगता है कि वो ये बात को बोलते भी हैं कि रिजर्वेशन का लिमिट को बढ़ाया जाए। और मुझे लगता है रिजर्वेशन की लिमिट को बढ़ाने के लिए इसीलिए भी बात होता है कि आज जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है, कि रिप्रेजेंटेशन है किसका कितना है, अगर ट्राइबल है तो कितने हैं, एससी है तो कितने हैं, ओबीसी है तो वो कितने हैं। जब ये पता लग जाएगा तब शायद ऐसा हो सके कि पता चला कि कुल मिला के हम लोग 90% है और बाकी के 10% है। बहुत बहुत शुक्रिया। शिल्पी जी इतने अच्छे से अपनी बात रख रही थी तो मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे थे और बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने जवाब दिया। अब आप यहाँ तक पहुंच ही गए हैं, इंटरव्यू देख ही लिया है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। वीडियो को लाइक कीजिए। द मूक नायक जनवादी पत्रकारिता करता है। यह संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर चलने वाला चैनल है। अगर आप भी चाहते हैं द मूक नायक हमेशा हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज बुलंद करता रहे, बेजुबानों की पीड़ा दिखाता रहे, तो सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने वाला लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, साथ ही डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आपको ये लिंक मिलेगा, जहां पर जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे काम को आगे बढ़ा सकते हैं।